नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों 14 जुलाई 2022 एमटीएस के तीनों पालियों के एग्जाम में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को एक ही साथ एक ही वीडियो में लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आने वाले समय में आप एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो है एज इट इज रिपीट किए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ प्रश्न हमारे एक्स्ट्रा फैक्ट से जो है हूबहू एग्जाम में टकरा जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप लोगों को जो प्रतियोगिता दर्पण की वीडियो है पार्ट 2 1 या 2 दिन में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, लेटेस्ट अगस्त मंथ वाली। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नवंबर 2021 में आपके राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था। तो दोस्तों ये योजना की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश बात करें भारत की सबसे अधिक जनजातीय समुदाय निवास करने वाली राज्य है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ क्षेत्रफल के हिसाब से ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राज्य राजस्थान है और सबसे अधिक वन वाला राज्य है। साथ ही साथ इसे टाइगर स्टेट या बाघ राज्य भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किए। रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये अभिनव बिंद्रा जो है 10 मीटर जो है राइफल शूटिंग में जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे 2008 के बीजिंग ओलंपिक में, और ये भारत के प्रथम व्यक्ति हुए जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त किए थे। अब तो 2 व्यक्ति हो गए हैं जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड प्राप्त किए हैं, एक अभिनव बिंद्रा जी और एक नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक जीतने वाले हो गए नीरज चोपड़ा। कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक, जेवेलिन थ्रो। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो 7 पदक प्राप्त किए, 1 गोल्ड, 2 रजत तथा 4 ब्रॉन्ज। ओलंपिक में अब तक भारत कितने गोल्ड प्राप्त कर चुके हैं? तो 10 गोल्ड प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें से 8 जो है ओनली हॉकी के अंदर प्राप्त किया है, और एक अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा और एक नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। तो 10 गोल्ड इस प्रकार से भारत के पास आए हैं। बात करें भारत ओलंपिक में कब से भाग ले रहा है, तो द्वितीय ओलंपिक 1900 ईस्वी पेरिस से जो है भाग ले रहा है, क्योंकि ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 ईस्वी में हुआ था आधुनिक ओलंपिक का। एक प्रश्न आया था साइंस से कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है तथा हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपके लिए काफ़ी ही बेनिफिट रहेगी, ये वाली जो है एक्स्ट्रा फैक्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ गए एज इट इज आने की संभावना तो कम होती है, लेकिन उससे रिलेट करके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है और आ ही रहे हैं, जैसा कि अब तक आपने एनालिसिस के दौरान देखा। तो सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। हाइड्रोजन की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने किया है। हाइड्रोजन के प्रमुख 3 समस्थानिक होते हैं, पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। बात करें हाइड्रोजन कैसी गैस है, तो ये एक ज्वलनशील गैस है। इसके परमाणु क्रमांक कितने होते हैं? तो 1 होते हैं। चलते हैं आगे। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यमुना नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है। वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो यमुना नदी जो है गंगा में ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मिल जाती है, जहाँ संगम होती है। यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो सोन नदी होगा। ये साउथ साइड से आकर पटना के समीप गंगा में मिल जाता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ चंबल और बेतवा ये जो है यमुना का सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, आपको ये भी ध्यान रखना है। बात करें गंगा का प्रथम सहायक नदी कौन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है एसएससी के अंदर। तो गंगा का जो प्रथम सहायक नदी है ये है राम गंगा नदी। इन्हीं नदी के नाम पे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के राम गंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। दोस्तों आपको हम कोरिलेट करके पढ़ाते हैं, आप भी कोरिलेट करके ही याद करना सीखिए, काफ़ी दिन तक याद रहेंगे। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों नदियां जब देवप्रयाग में मिल जाती है तो इसे ही हम गंगा कहते हैं, और गंगा नदी को बांग्लादेश में हम पद्मा कहते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पंडित बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया। दोस्तों पंडित बिरजू महाराज जो कथक के जो है नृत्यकारक थे, कथक नृत्य से संबंधित हैं, तो इनको 1983 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
बात करें पंडित बिरजू महाराज का मूल नाम क्या है, तो बृजमोहन शर्मा है और हाल ही में इनका निधन हो गया है। कथक जो है ये उत्तर भारत का एक नृत्य है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों बाद और वाद्य यंत्र का एक कंप्लीट वीडियो हम बना दिए हैं, आप पेज पे जाके विजिट कर सकते हैं। एक प्रश्न इकोनॉमिक्स से आया था कि जब कीमत गिरती है किसी चीज़ की तो मांग बढ़ता है, ये किस नियम से संबंधित है? तो ये सीधे सीधे मांग का नियम है कि कोई भी वस्तु की कीमत जब गिर जाती है तो उसकी मांग जो है बढ़ जाती है। ये दुनिया का रीत भी है और इकोनॉमिक्स का एक रूल है जो मांग के नियम के अंतर्गत आती है। एक प्रश्न आया था कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? दोस्तों पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव वंश के संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश के संस्थापक जो है ये सिंह विष्णु है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था नीति आयोग से कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में पदासीन हैं, तो प्रथम उपाध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया था। तो नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष जो है ये अरविंद पनघरिया जी थे। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। ये किसका स्थान लिया है? राजीव कुमार का। किसका? राजीव कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले अरविंद पनघरिया प्रथम, सेकंड हुए राजीव कुमार, थर्ड हुए सुमन बेरी। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो परमेश्वरम है। ये किसका स्थान लिया है? अमिताभ कांत का। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 2015 में, 1 जनवरी 2015 से इसे कार्यरत बना दिया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। भारत में यह किस संस्था का स्थान लिया है? तो ये योजना आयोग का स्थान लिया है। योजना आयोग की बात करें कि स्थापना कब किया गया था? तो 1950 में, 15 मार्च 1950 को किया गया था और ये 1 जनवरी यानी 31 दिसंबर 2014 तक प्रचलन में रहा। इसके बाद नीति आयोग आ गया। एक प्रश्न आया था कि दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दूर स्थित वस्तु को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का प्रयोग करते हैं। दूरबीन के आविष्कारक कौन है? तो ये है गैलीलियो। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी पर मौसम में बदलाव की प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी पे मौसम में बदलाव का प्रमुख कारण जो है ये पृथ्वी का परिक्रमण है। साथ ही साथ अगर पृथ्वी पे टेम्परेचर बढ़ जाता है मानवीय आदि कारणों के कारण तो भी मौसम में बदलाव आ जाती है। एक प्रश्न आया था हिस्ट्री से कि राष्ट्रकूट वंश को किसने बसाया? दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे ये दंती दुर्गा था। बात करें राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी ये कहाँ थी? तो ये मान्यखेट थी। बात करें राष्ट्रकूट वंश से संबंधित परम प्रतापी राजा श्री कृष्ण प्रथम जो है तो ये इन्होंने क्या बनाया था? तो ये अजंता और एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र में स्थित है इसको संरक्षण प्रदान करवाए थे। एक क्वेश्चन भारतीय संविधान से आया था कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व को 36 से लेकर 51 तक के आर्टिकल में रखा गया है, जिसमें समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40, ये सब भी जो है सम्मिलित है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और भाग 4 में रखा गया है। नीति निर्देशक तत्व का जो मेन मोटो है ये क्या है? उद्देश्य जो है कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना। और नीति निर्देशक तत्व जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है, चाहे देश में आपातकाल ही क्यों न लगा हो। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया है जो वर्तमान में 11 है और इसे कब समावेशित किया गया संविधान में? 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ 42वां संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान का दर्जा दिया गया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसमें बहुत सारे रिफॉर्म किए गए संविधान में। इसमें जो है शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में लाया गया इत्यादि बहुत सारे जो काम किए गए थे, इसीलिए जो है इसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। एक प्रश्न आया था कि तुर्क शासक का सही क्रम क्या है? वहाँ पे ऑप्शन में तुर्क शासक का जो है क्रम दिया गया था, तो तुर्क शासक का सही क्रम जो हो जाएगा, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये तुर्क थे, तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो जाती है चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर के, तो उसके बाद आराम शाह गद्दी पे बैठता है और आराम शाह जो है कुछ दिन रहता है। उसके बाद जो है आराम शाह के बाद जो है इल्तुतमिश गद्दी पर बैठते हैं और इल्तुतमिश के बाद जो है
भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठती हैं, तो शासकों का जो क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश। तो आपका यही राइट आंसर करके आना था जो इस फॉर्म में सीरीज दिए गए रहेंगे ऑप्शन में। बात करें दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने वंश शासन किए, तो 5 वंश। इसका क्रम क्या है, तो गुलाम है, खिलजी है, तुगलक, सैयद, लोदी। आपको इनके प्रथम शासक यानी संस्थापक का नाम जरूर याद होना चाहिए। गुलाम वंश के संस्थापक हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश के संस्थापक है गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक हैं खिज्र खां तथा लोदी वंश के संस्थापक हैं बहलोल लोदी। एक प्रश्न आया था कि प्रसिद्ध आत्मकथा करेज एंड कन्विक्शन के लेखक कौन है। दोस्तों करेज एंड कन्विक्शन के लेखक हैं विजय कुमार सिंह और शिव कुमार, सम्मिलित रूप से हैं, तो यही राइट आंसर था। यह बीके सिंह का आत्मकथा है, आपको यह भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि एक जाति एक वंश का नारा किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों एक जाति एक वंश का नारा जो है श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि प्रतिवर्ष अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ कराया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले ही आपको गेसिंग के दौरान बता दिया था कि वीवीआई कर लीजिएगा। तो अंबुबाची मेला का जो आयोजन है असम के कामाख्या मंदिर के परिसर में कराया जाता है। आने वाले शिफ्ट के लिए जो असम से प्रमुख रहेंगे ये नृत्य है बिहू, सत्रिया, शास्त्रीय नृत्य इत्यादि जो है असम के प्रमुख नृत्य है। असम के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा है। एक प्रश्न आया था कि वर्ष 2022 का ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता। तो वर्ष 2022 का जो ग्रैंड प्रिक्स है ये मैम्स वास्टपिन जे जीता था। एक प्रश्न जनगणना से आया था कि जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में जो है सर्वाधिक अंतर डिफरेंस किस राज्य का है। तो ये राजस्थान में जो है काफ़ी गैप है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता में। बात करें जनगणना को हर दिन टारगेट किए जा रहे हैं एग्जामिनर के द्वारा, तो आप जो है कुछ से इससे जो है कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट रख लीजिए। जैसे सबसे अधिक साक्षरता केरल का है, सबसे कम साक्षरता बिहार का है, सबसे अधिक लिंगानुपात जो है केरल का हो जाएगा, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का हो जाएगा, सबसे अधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र हो जाएंगे। बात करें जनगणना की ओरिजिन भारत में, तो जनगणना की सबसे पहले शुरुआत जो है 1872 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड मेयो के समय, तथा 10 वर्ष के अंतराल पे कब से होने लगी, तो 1881 ईस्वी से लॉर्ड रिपन के समय। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना जो है 1951 ईस्वी में हुआ था, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि रौत नाचा किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो रौत नाचा एक प्रकार का डांस है, ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। वहीं आने वाले शिफ्ट के लिए छत्तीसगढ़ राज्य से जो है पंडवानी को रख लीजिए। रौफ जो है ये जम्मू कश्मीर का एक नृत्य है, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था नृत्य से कि विगासो नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों विगासो नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ये आपको रख लेना है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न पूछा गया था कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय हैं। ये कब करते हैं, 1828 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का जनक और भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो बहुत सारी कुरीतियां थी जैसे ठगी प्रथा, सती प्रथा इत्यादि, तो इन्होंने ही बंद करवाया था अपने प्रयास से। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा से भी जुड़े थे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ब्रह्म समाज के साथ साथ ये आत्मीय सभा से भी जुड़े थे। सती प्रथा का अंत 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से किसके द्वारा किया जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। अब बात करते हैं आने वाले शिफ्ट के लिए इस फॉर्म में क्वेश्चन क्या हो सकता है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे पूछा जा सकता है। तो दयानंद सरस्वती, ये कब किए थे, तो 1875 ईस्वी में। और दयानंद सरस्वती क्या नारा दिए थे, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। और क्या है दयानंद सरस्वती के बारे में फैक्ट कि इनका मूल नाम क्या है, तो इनका मूल नाम मूल शंकर है, मूल नाम मूल शंकर है। एक प्रश्न आया था टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में रवि कुमार दहिया के द्वारा जो है रजत पदक जीता गया था। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीतते हैं भारत, जो पहले हमने विश्लेषण कर ही चुके हैं। अब तक की ओलंपिक में 10 स्वर्ण पदक है, इसके बारे में बताया। 8 हॉकी से आया, एक अभिनव बिंद्रा के द्वारा और एक जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा। भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कब मिला, 1928 में हॉकी के अंदर। एक प्रश्न आया था कि भीम यूपीआई क्यूआर कोड को स्वीकार करने वाला पहला देश कौन बना। भारत का जो भीम यूपीआई है जो उसका क्यूआर कोड है उसको स्वीकार कर यानी प्रचलन में लाने वाला
वाला पहला देश कौन बना? तो ये है भूटान। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो थिम्पू जो है भूटान की राजधानी है। एक प्रश्न आया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य से है? दोस्तों बिरजू महाराज को हर शिफ्ट में आज के दिन जो है टारगेट किया गया था, तो ये कथक से है। कथक उत्तर भारत का एक प्रमुख नृत्य है। बिरजू महाराज को पद्म विभूषण से 1983 में सम्मानित किया गया। बिरजू महाराज का वास्तविक नाम बृजमोहन शर्मा है, जो हमने पहले अभी इसी वीडियो में आपको पहले बिरजू महाराज का सारा फैक्ट दे चुका हूँ। आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना कब हुई? अभी हमने चर्चा किया कि आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना जो है 1951 में हुआ था। जनगणना की शुरुआत 1872 में होती है, 1881 से लगातार होती है और 1951 में जो है आज़ादी के बाद जनगणना कराया जाता है। एक प्रश्न आया था कि संविधान के भाग 6 में कुल कितने अनुच्छेद है? दोस्तों संविधान के भाग 6 में जो अनुच्छेद है ये 152 से लेकर 237 तक है, तो इतने अनुच्छेद हो जाएंगे, आप काउंट भी कर सकते हैं। एक प्रश्न सीधा सीधा पूछा था कि पुष्कर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों पुष्कर झील जो है ये राजस्थान के अजमेर जिला में है, आपको ये ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि कोको कोला के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दोस्तों कोको कोला के जो डील साइन किया गया है ब्रांड एम्बेसडर के लिए, ये शाहरुख खान किए हैं, तो शाहरुख खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि टीपू सुल्तान का शासन काल क्या रहा है? टीपू सुल्तान के बारे में कल पूछा था कि टीपू सुल्तान जो इनकी मृत्यु कब हुई, आज पूछा गया है कि इनका शासन काल क्या रहा है। क्वेश्चन एक ही है, आप अच्छे से परखिए भाई, मृत्यु हो गई मतलब शासन खत्म। तो ये 1782 से 1799 तक रहे और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा भारत के समुद्री सीमा वाला देश है? तो दोस्तों भारत की समुद्री सीमा वाला देश कुल मिला के 4 हो जाएंगे, जिसमें से पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार ये जो है लैंड प्लस वाटर ये दोनों सीमा बनाते हैं, जबकि श्रीलंका जो है ये ओनली वाटर वाली सीमा बनाते हैं। तो जैसा ऑप्शन रहा होगा वैसा आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। बात करें किस भारतीय राज्य की तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है, तो गुजरात भारतीय राज्य है, इनकी तटरेखा की लंबाई सबसे अधिक है। और पूरे भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516.6 किलोमीटर है। 2 नंबर वाली जो स्टेट है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 1 नंबर पे गुजरात, 2 नंबर पे आंध्र प्रदेश। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। एक प्रश्न आया था कि राजनगर पंचायत तथा ग्राम पंचायत का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो दोस्तों अनुच्छेद 243 ए से लेकर ओ तक इन्हीं सभी बातों की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन में 243 सीधा सीधा भी रह सकता है या 243 का कोई भी एक पार्ट रह सकता है, जैसे बी, सी इत्यादि। बात करें ग्राम पंचायत की चर्च किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायत का होना ये सिर्फ चर्च किया गया है, बाद में लागू कराना जो है ये यहाँ से स्टार्ट होता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से होती है? तो राजस्थान के नागौर से। कब होती है? 1959 में। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, आप इसे नोट कर लीजिए कि ये जरूर छपेंगे कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भारत में। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात करें इनसे क्या क्या चीज़ें रिलेटेड है पंचायती राज से, तो 73वां संविधान संशोधन, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ML सिंघवी समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से ही संबंधित फैक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था नृत्य से कि संगराई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों तीनों शिफ्टों का प्रश्न है तो 2-3 बार नृत्य भी हो सकते हैं। तो ये त्रिपुरा से संबंधित है संगराई नृत्य। बात करें ये किस आदिवासी के द्वारा किया जाता है, तो ये मोग आदिवासी समुदाय के लोगों के द्वारा त्रिपुरा में किया जाता है। त्रिपुरा की अन्य त्योहार है ये लाई हरोबा है। आने वाले शिफ्ट के लिए आप मेरे तरफ से इसे 100% रह के रखेंगे। नागालैंड का त्यौहार क्या है? तो हॉर्नबिल है। और संघी त्यौहार क्या कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। तो लाई हरोबा और संघी त्रिपुरा, हॉर्नबिल नागालैंड, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था कि भरहूत स्तूप कहाँ स्थित है? SPD का क्वेश्चन है, ये रेलवे का फेमस क्वेश्चन है। भरहूत स्तूप जो SSC में पूछा है तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में अन्य चीज क्या है? तो खजुराहो का मंदिर है जो नागर शैली का उदाहरण है। और इसे कौन बनवाया था? तो इसे चंदेल शासकों ने बनवाया था। बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे दूसरा जो है सबसे बड़ा राज्य है तथा इसे टाइगर स्टेट तथा सबसे अधिक वन वाला राज्य भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टो शब्द जहां भी जुड़ा रहता है ये दूध से रिलेटेड है। लैक्टो जो है रूट वर्ड है मिल्क का, तो आप ये भी ध्यान, जैसे लैक्टोजेन बच्चे का दूध होता है आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं। तो ये लैक्टिक अम्ल है। दूध की शुद्धता मापने वाली यंत्र को क्या कहते हैं? लैक्टोमीटर। बर्गीज कुरियन जो ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार हैं, तो ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो ये दूध उत्पादन वाला एक स्कीम आया था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जिसके संचालनकर्ता कौन थे? तो डॉक्टर बर्गीज कुरियन। दूध का रंग सफेद क्यों होता है? तो केसीन
किन के कारण होता है, आपको ये भी बात ध्यान रखना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वंदे मातरम का नारा किसने दिया था। दोस्तों वंदे मातरम जो नारा दिया गया था ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दिया गया था। इनके राइटर भी हैं। आनंद मठ से लिया गया है वंदे मातरम और ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। बात करें कब गाया गया तो 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है ये गाया गया था वंदे मातरम। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर जनगण मन पूछा जाए कि कब गाया गया था तो ये गया था 1911 ईस्वी में और ये भी कलकत्ता अधिवेशन में भी गाया गया था। एक प्रश्न आया था कि हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित है। दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में ये अच्छा से आप देख लीजिएगा, ये फैक्ट अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि हर्षवर्धन से क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं तो जो इनका फेमस क्वेश्चन है वो हम सब इसमें जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ले लिए हैं, कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो दोस्तों हर्षवर्धन जो है ये पुष्यवंती वंश से संबंधित थे। पुष्यवंती वंश के संस्थापक कौन है तो नरवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किए थे तो कन्नौज में किए थे। प्रसिद्ध तीर्थयात्री हेनसांग जो भारत आए थे तो किसके काल में आए थे, ये भी हर्षवर्धन के काल में आए थे। हेनसांग को क्या कहा जाता है तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये है कि हर्षवर्धन ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो हर्षवर्धन ने प्रमुख 3 पुस्तक की रचना की थी, ये है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। तो आपको ध्यान रखना है। एक बात बता दें कि हर्ष चरित्र के लेखक जो है ये बाणभट्ट है। हर्ष पे नहीं जाइएगा, इनके नाम से जो है इनके कवि जो है बाणभट्ट, तो इन्होंने हर्ष चरित्र लिखे हैं, जबकि नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन स्वयं लिखे हैं। एक प्रश्न आया था कि बैगनी क्रांति की शुरुआत किसने की थी। दोस्तों बैगनी क्रांति अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो जान लीजिए कि जो लेवेंडर की फूल होती है जो इत्र वगैरह बनाने में काम आती है, लक्स साबुन वगैरह की जो प्रचार देखते हैं उसमें लेवेंडर का फूल ही रहता है। तो इसकी जो क्रांति लाए थे इनके खेती में तो ये थे जितेंद्र सिंह का इनको श्रेय दिया जाता है और इनकी खेती ज़्यादातर जो है जम्मू कश्मीर या ठंडा इलाका में होती है। बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है तो एम एस स्वामीनाथन जो है ये भारतीय स्तर पे हरित क्रांति के जनक हैं। वहीं विश्व स्तर पे हरित क्रांति के जनक जो है ये नॉर्मन बोरलॉग है। और हरित क्रांति क्या है तो खाद्यान्न के उत्पादनों में जो है प्रगति लाने का एक स्कीम चलाया गया था, जो अच्छे खाद, अच्छे नस्ल की बीज उत्पादन मतलब उपयोग कर जो है खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ाना था। ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये 3 बार रिपीट किए गए। तो ये भगवंत मान है, किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो आपसे। कब बने मुख्यमंत्री 2022 के अंदर। राज्यपाल कौन है बनवारी लाल पुरोहित है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है पंजाब का। एक प्रश्न आया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका के अंदर होती है। इसके संस्थापक कौन है आगा खां और समीउल्लाह खां कंबाइंड रूप से। ये अलग राज्य की मांग कब करती है 1939 ईस्वी में। एक प्रश्न फिर से रिपीट किया गया था कि अम्बुबाची मेला का आयोजन कहाँ होता है तो ये कामाख्या मंदिर असम में होती है। लाई हरोबा त्रिपुरा का त्यौहार है, हॉर्नबिल नागालैंड का और चेरी ब्लॉसम मेघालय का। तो ये तीनों त्यौहार आप पहले 2 बता चुके थे, अब चेरी ब्लॉसम भी आप जो है ऐड कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है आने वाले शिफ्टों के लिए। एक प्रश्न आया था कि बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है ये फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी कहाँ है तो ये उत्तर प्रदेश में है। बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो है अकबर ने करवाया था। अकबर ने इबादत खाना का भी स्थापना करवाया था जो फतेहपुर सिकरी में ही स्थित है। आपको आने वाले शिफ्ट के लिए इसको टारगेट किया जा सकता है। बात करें अकबर कौन सा धर्म चलाया था तो दीन ए इलाही धर्म के संस्थापक कौन है तो अकबर है। और दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू कौन है तो ये थे अपना बीरबल। बात करें बीरबल का बात आ गया है तो बीरबल का वास्तविक नाम क्या था तो महेश दास। क्या महेश दास जो है बीरबल का वास्तविक नाम था जो अकबर के दरबार में रहते थे। अब बात करें क्वेश्चन आता है कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ है तो दोस्तों चालुक्य वंश की राजधानी जो है एहोल कर्नाटक में है। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जो भी प्रश्न 14 जुलाई को पूछे गए हम सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लाए। आशा करते हैं कि ये एनालिसिस और सारा हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको काफ़ी प्रभावित करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। धन्यवाद।